हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और बहुत दिन बाद ही आपकी आज क्लास हो रही है क्योंकि कुछ कमेंट्स आए हुए थे कि इंग्लिश की क्लास को कंटिन्यू करिए। तो आप हमारे ब्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता होगा कि क्लासेस क्यों नहीं हो पा रही थी। एनीवेज, तो यहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश की एक सीरीज़ जिसमें हम 10 क्वेश्चंस पर डे देखेंगे। पहले भी ऐसी सीरीज़ जो है वो चलाई जा चुकी है। यहाँ पे मैं बता दूं कि लर्निंग नीट पर ऑलरेडी इंग्लिश के, संस्कृत के, हिंदी के यानी कि तीनों ही लैंग्वेज की थ्योरी वीडियोस और प्रैक्टिस सेट्स बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल है। तो हम 10-10 क्वेश्चन की सीरीज़ को समझते हुए देखेंगे ताकि क्वेश्चंस के माध्यम से ही आपका जो है थ्योरी वो क्लियर होता चले। काफ़ी इफेक्टिव ये मेथड होने वाला है। जब आप 3-4 दिन क्लास अटेंड कर लेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन। तो हमारे पहले प्रश्न में आपको प्रीपोजिशन यहाँ पे क्या आएगा वो बताना है। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, एक बार फिर से रिमाइंड करा दूँ, प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है कि आप कोई भी परीक्षा देंगे जिसमें इंग्लिश आपके सिलेबस में है, आपका सब्जेक्ट है, तो ये एक टॉपिक है जिससे प्रश्न ज़रूर से ज़रूर आता है। आप चाहे स्कूल की कोई परीक्षा दीजिए, चाहे आप बहुत ही IAS PCS लेवल की परीक्षा दीजिए, आपका प्रीपोजिशन से क्वेश्चन किसी न किसी रूप में आना है। हाँ, क्वेश्चन का लेवल जो है वो ज़रूर अप एंड हाई हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है वी से अर प्रेयर्स ब्लैंक द मॉर्निंग। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? एट, इन, ऑफ या फिर ऑन। बहुत ही आसान है क्योंकि मॉर्निंग के साथ क्या लगता है बहुत हम लोगों ने सुन रखा होता है। हम अपनी प्रार्थना सुबह में करते हैं, सुबह करते हैं। हिंदी में बहुत लोग, भाषा सबकी अलग अलग होती है, तो कोई बोलेगा मैं सुबह में करता हूँ, सुबह को करता हूँ, है ना, सुबह सुबह करता हूँ। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश की अगर बात करते हैं वो कॉमन हो जाएगा। मॉर्निंग के साथ हमेशा इन लगता है, इन द मॉर्निंग। ठीक है, वेक अप इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग बहुत हम लोग को गानों में, बातों में सुनने को मिलता है। ठीक है, तो मॉर्निंग के साथ आपको आंख बंद करके इन ही लगाना है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है, इसको रट के रख लीजिएगा। ठीक है, तो देखेंगे हमारा अगला जो प्रश्न हो जाता है, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि रीअरेंज वाले जो आपके प्रश्न होते हैं वो आप तभी ये कर पाएंगे जब आपको सेंटेंस वाला जो चैप्टर है वो आपने पढ़ रखा होगा। सेंटेंस मैंने पढ़ाया है, आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर नहीं भी पढ़ रखा है तो एक आपको बस एक स्ट्रक्चर पता हो कि पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, है ना, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। पर पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा प्रश्न, डेली प्राइसिंग। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं जो कि एक वाक्य के ही 2 टुकड़े हैं, 3 ऑप्शन दिए हैं। इज बेइंग सीन एज अ पोलेप्लो, ये यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मिस टाइपिंग है। गवर्नमेंट टू एस्केप एनी पॉलिटिकल बैकलैश, टू इंक्रीज प्राइसेस वाइल अलाउइंग द, बस। अब यहाँ पे आपको रीअरेंज जब करना है तो मैं आपको बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगी, ट्रिक्स बताऊंगी, उसका आप यूज़ करिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कभी भी आपका कोई जो सेंटेंस होगा, कोई भी सेंटेंस होगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो द पे तो नहीं छूटेगा, द पे तो ख़त्म होगा नहीं। तो आर आपका यहाँ कभी भी लास्ट में आएगा नहीं, ये वाला आपका लाइन कभी भी लास्ट में आएगी नहीं। तो जिसमें आर है लास्ट में वो काट दीजिए। ये सब टेक्निक है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है, इसकी हिंदी क्या है, इंग्लिश क्या है, कुछ नहीं सोचना है, बस आप यहीं पे आ जाइए। अब फिर से देखिए, डेली प्राइसिंग। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन बचे हमारे पास, एक RQP और एक PRQ। तो आप देखिए क्या सुटेबल बैठेगा डेली प्राइसिंग के जस्ट बाद। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं ताकि समझा दें। समय भले लगाइए पर समझते ज़रूर चलिए, वही काम आएगा। तो डेली प्राइसिंग ING लगा हुआ है, उसके बाद देखिए या तो अगर R वाला हम लगाते हैं तो टू से स्टार्ट होगा। डेली प्राइसिंग टू इंक्रीज प्राइसेस वाइल अलाउइंग द, फिर क्यू लिखा हुआ है, गवर्नमेंट टू स्केप एनी पॉलिटिकल ब्लैकलिस्ट इज बेइंग सीन एज ए प्लो। दूसरा जो है हमारा ऑप्शन PRQ, अगर हम इसको देख लेते हैं हमें पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस कौन सा हमारा सही है। डेली प्राइसिंग इज बेइंग सीन एज अ प्लो, उसके बाद R है, टू इंक्रीज प्राइसेस वाइल अलाउइंग द, फिर क्यू है, गवर्नमेंट टू स्केप एनी पॉलिटिकल ब्लैकलिस्ट। तो आपको क्या लग रहा है कौन सा सही होगा? ING लगा है यहाँ पे, इज बीइंग बिल्कुल सुटेबल बैठ रहा है इसके साथ में। आप P वाले को बिल्कुल आंख बंद करके सही लगाएंगे। ये टेक्निक तब है जब आपको कोई हिंदी नहीं बनती है इंग्लिश की, कोई आपको बहुत ग्रामर में आपको महारत हासिल नहीं है, तब ये छोटे छोटे तरीके हैं जिससे आप तब भी सॉल्व कर सकते हैं।
बाकी जो लोग काफ़ी अच्छे हैं तो उनके लिए प्रैक्टिस सेट टफ लेवल की अवेलेबल है, वो चेक ज़रूर कर लीजिएगा प्लेलिस्ट पे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अगेन आपको प्रीपोजिशन ही लगाना है। There are certain animals which can live both blank water and blank land। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि कुछ ऐसे भी पशु होते हैं, जानवर होते हैं जो ज़मीन और पानी दोनों में रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। क्या आना चाहिए? तो बस सिंपल सी बात है कि पानी के पहले क्या लगना है और लैंड के पहले क्या लगना है, ठीक है, ज़मीन के पहले। ऑप्शन देख लीजिए, ऑन, इन ऑन, इनसाइड ऑन, इनटू ऑन। तो देखिए हमेशा वाटर के साथ आपको इन लगाना है। पानी के अंदर होता है कोई चीज़, पानी, जो लोग पानी में रहते हैं, जानवर पानी, जैसे बेसिकली पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। ये पानी है भरा है, ये बीच बीच में ऊपर आ जाते हैं, बट रहते क्या है, इसके अंदर रहते हैं। ये मैंने मछली बना दी मान लो, तो इन द वाटर होता है। और लैंड जो है, ये ज़मीन है, हमेशा जानवर जो होता है वो इसके ऊपर रहता है, तो इस वजह से ज़मीन के साथ हमेशा, पता नहीं कौन सा जानवर बना है, ऑन लगता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, इन ऑन। देयर आर सर्टेन एनिमल्स विच कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अ बुक इज रिटन बाय नेहा। कौन सी वॉइस है? आसान है, बहुत आसान है, मतलब इससे भयंकर आसान कुछ मिलेगा नहीं। फटाफट से आप ही लोग गेस करिए इसका आंसर। तो यहाँ पे बिल्कुल सीधी सी बात है कि आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। दो ही प्रकार के वॉइस आपके होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हो जाता है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है ना कि सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं करता है, सब्जेक्ट यानी आपका कर्ता, वो खुद कार्य नहीं करता है, बल्कि सब्जेक्ट पर ही कार्य किया जाता है, यानी सब्जेक्ट रिसीवर होता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, कायदे से तो नेहा सब्जेक्ट है। नेहा एक लड़की के बारे में बात क्या हो रही है कि नेहा के द्वारा एक किताब लिखा गया। तो नेहा ने एक किताब लिखा, अगर हम ऐसा बोलते हैं नेहा ने एक किताब लिखा, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है किताब लिखने का? नेहा कर रही है। काम तो यहाँ पे भी नेहा ने ही किया है, लेकिन कहने का तरीका हमारा थोड़ा बदल गया कि ये किताब जो है वो नेहा के द्वारा लिखी गई है। हाईलाइट हमने किताब को कर दिया, जो हमारा मेन राइटर था उसको हमने ये बता दिया कि द्वारा। बाकी ये सारी चीज़ें कुछ नहीं समझ में आती ना, तो एक शॉर्टकट बताऊँ, बाई लगा है, उसके बाद पर्सन का नाम है जिसके द्वारा काम किया गया है, तो मतलब आपका पैसिव रहेगा, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका है। कर्ता के द्वारा काम किया जा रहा है, द्वारा शब्द लगा है यानी बाय लगा हुआ है, तो पैसिव में आ जाइए। नहीं लगा है आपका, ये कर्ता सबसे पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट जो है, तो एक्टिव लगा दीजिए, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर्स। Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If a sentence is free from error, select no error. आपके लिए मैंने पूरा प्रश्न पढ़ लिया, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये एक वाक्य है जिसको कुछ टुकड़ों में बांट दिया गया है। बांटा क्या गया है, बस लिखा है, आपकी सुविधा के लिए नंबरिंग कर दी गई है 1 2 3 4 ऑप्शन के लिए। यहाँ पे किसी एक हिस्से में कुछ गलती है, पूरा सेंटेंस सही नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन सा हिस्सा जो है वो गलत है। और अगर आपको लगता है कि सब सही है, कुछ गलती नहीं है, तो नो एरर वाला ऑप्शन आपको टिक करना है, यानी ऑप्शन 4 टिक करना है। सेंटेंस पढ़िएगा आराम से। ही फॉल ओवर द लेज आफ्टर ड्रिंकिंग हैविली। बस इतना ही है। अब आपको कहाँ लग रहा है कि कहाँ गलती इसमें हो सकती है? देखिए इंग्लिश, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि इंग्लिश का आप सेंटेंसेस कहीं पे भी देखिए, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, किसी किताब में देख रहे हैं, बच्चों की किताब में देख रहे हैं, ज़रूर पढ़िए। क्यों? आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं बनेगा, लेकिन जब आप पढ़े रहेंगे ना, तो आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं पता रहेगा। जैसे इन द वाटर, इन द मॉर्निंग, ऑन लैंड, ये सारी चीज़ें आप जब पढ़े हैं, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आएगा कि वाटर के साथ तो इन लगा हुआ था, मॉर्निंग के साथ तो इन लगा हुआ था। सही हो जाएगा आपका आंसर, है ना। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इसका जो सही आंसर होता है वो क्या हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले पार्ट में ही गलती है। ही फॉल ओवर द लेज, ही फॉल ओवर, तो ही फॉल ओवर की जगह पे ही फॉल्स ऑन। पहली बात कि जब ही, शी, इट ये लगा है, सिंगुलर लगा हुआ है,
तो इसके साथ आपका ये वर्ब लगेगा, उसके बाद एस या ई एस लगता है ना, प्रेजेंट टेंस में, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, ये एक सिंपल सा रूल है, बहुत ही बेसिक रूल है, छोटे छोटे क्लास फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ा दिया जाता है हम लोगों को, ये पता ही है। तो यहीं से हमें पता चल जा रहा है कि गलत है। लेकिन एक गलती और है, ओवर की नहीं लगेगा, ऑन लगेगा यहाँ पे। ओवर की जगह जो प्रीपोजिशन का प्रयोग होना चाहिए ऑन होना चाहिए, क्योंकि ऑन का प्रयोग तब होता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को स्पर्श करती है ना, तो वहाँ पे तब ऑन लगता है। अब यहाँ ही फॉल्स ओवर द लेज आफ्टर ड्रिंकिंग हैवली, अब जब वो किसी चीज़ पे गिर रहा है तो उसको स्पर्श कर रहा है ना, तो ऑन लगेगा, ना कि अभी लैंड वाला भी मैंने ऑप्शन दिया था, ना कि ओवर लगेगा। ओवर में क्या होता है, जैसे फ्लाई ओवर अब बने होते हैं आपके, फ्लाई ओवर, क्यों, ये चीज़ ये ज़मीन को स्पर्श नहीं कर रही होती है, ठीक है, बीच में ओवर ओवर ऊपर ऊपर जा रहा है तो ओवर लगता है, ऑन नहीं लगता है। बाकी अगर ये नहीं भी पता है प्रीपोजिशन तो ये फॉल्स होगा। ये बहुत सिंपल सा रूल था, इससे भी आप सही गेस कर सकते हैं। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड हैज़ बीन रिटन इन 4 डिफरेंट वेज आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्टली स्पेल्ड। यहाँ पे एक ही शब्द को 4 अलग तरीके से लिखा गया है, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है स्पेलिंग वो सही है, कौन सी स्पेलिंग, क्योंकि चारों में से 3 गलत हैं। अब पेरेंट लिखा है तो बहुत सुना करते हैं मूवीज़ में, वीडियोस में देखा करते हैं, अपेरेंटली ऐसा वर्ड यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, है ना। फटाफट से तो चलिए तुक्का मार लीजिए, सभी लोग फटाफट से तुक्का मारिए, देखते हैं किसका तुक्का सही हो जाता है। तो यहाँ पे जो सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, APPARENT, अपेरेंट। इसका अर्थ होता है स्पष्ट, साफ, एकदम क्लियर, है ना, स्पष्ट। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है जो कि पता नहीं डायरेक्ट स्पीच में है कि इनडायरेक्ट में है, नहीं पता। यहाँ पे इसने ऐसा लिखा के ये मेंशन किया कि इसे नहीं पता क्वेश्चन पूछने वाले को। उसके बाद उसके 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं जो उसी सेंटेंस को उसके अपोजिट स्पीच में बताते हैं। तो देखिए, कोई भी बात को हम 2 तरीके से कह पाते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो वॉइस में वही चीज़ हो जाती है आपकी, डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच, वॉइस बोल रहे हैं, सॉरी, नरेशन में। ठीक है, देख लीजिए। आई नो हर वेल सेड मनीषा। थोड़ा सा आपकी थ्योरी इसी में क्लियर करती चलूँगी, ठीक है ना। जब आप 3-4 दिन क्लास लेंगे आपको डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर फ़र्क पड़ रहा है बिना स्पेशली कोई मेहनत किए। आई नो हर वेल, मनीषा ने कहा कि मैं उसे जानती हूँ। डायरेक्ट स्पीच है क्योंकि मनीषा डायरेक्ट कह रही है, तो अब चेंज करना है इनडायरेक्ट में। तो मनीषा सेड, मनीषा सेड, मनीषा सेड और मनीषा सेज। अब चूँकि सेड ही है, पास्ट फॉर्म की ही बात है, कहा है उसने, तो उसके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेज वाला गलत ही होगा। जब पास्ट टेंस की बात हो रही है तो हम उसे प्रेजेंट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, गलत हो जाएगा ना। मनीषा ने कहा तो हम किसी को बताएंगे भी इनडायरेक्टली, तो यही कहेंगे ना कि मनीषा बोली कि ऐसा ऐसा ऐसा, मनीषा ने कहा कि ऐसा ऐसा ऐसा, तो कहा वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, कहा मतलब पास्ट टेंस ही। तो ये वाला पहले काट दीजिए। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाता है। अब तक आप लोग गेस कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मनीषा सेड दैट शी नो हर वेल। अब आप शी न्यू हर वेल, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे बाकी सब भी तो सही हो सकता था। तो पहली बात तो सेड दैट एक कॉमन सा रटा रटाया है, दैट वाले को आप ले लीजिए, इफ़ हटा दीजिए, इफ़ स्पेशल कंडीशन में लगता है। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, सीधी सादी बात की गई है। तो 2 हमारे हट चुके हैं, 2 बचे हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्योंकि एक लड़की है तो हमने शी लगाना है, ये क्लियर है, ये हमने शी लगा दिया, दैट के बाद शी लगा दिया, ठीक है। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नो लिखा है, ये आपका वर्ब, तो हमेशा ये किस में चेंज होता है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे नो की जगह न्यू हो गया। बाकी सब सेम है, बाकी में कुछ करना ही नहीं है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। चूज द ऑप्शन विद द एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन इंसर्टेड इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस दिया है, पंक्चुएशन यानी कि विराम चिन्ह जो होते हैं वो सब नहीं लगा है, बताना है क्या लगेगा। द प्रोग्राम वॉज सो बोरिंग दैट द पीपल जस्ट गॉट अप एंड लेफ्ट। मतलब कि प्रोग्राम इतना बोरिंग था कि लोग बस उठे और चले गए। तो देखिए, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लंबे लंबे क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले सबसे हमें ये देखना है कि ये जो सिंपल सा एक सेंटेंस है कि प्रोग्राम बहुत बोरिंग था और लोग उठ के चले गए,
ये एक कॉज इफेक्ट वाला सेंटेंस है। कॉज इफेक्ट मतलब क्या होता है? देखिए, कॉज का मतलब होता है कोई कारण, और इफेक्ट का मतलब उसका क्या प्रभाव हुआ। एक ही सेंटेंस में जब हम ये बताते हैं कि क्या कारण रहा और क्या इसलिए क्या उसका प्रभाव पड़ा, जैसे प्रोग्राम बोरिंग था, ये एक कारण है, और उसका प्रभाव क्या हुआ कि लोग उठ के चले गए, तो ये कॉज इफेक्ट सेंटेंस कहलाते हैं। तो इसमें आपको कुछ भी बीच में मात्राएं लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब चलो, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। मान लीजिए जब परीक्षा में बैठे होते, मैं होती नहीं वहाँ पे, तो ये नहीं बताती, तो क्या करते? तो भी आप लगा लेते सही आंसर। क्यों? क्योंकि देखिए, इस प्रश्न में कोई प्रश्न तो पूछा नहीं जा रहा है इस सेंटेंस में, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्यों आएगा? नहीं आएगा, ये वाला काट दीजिए। कोई विस्मय होने वाली बात है, कोई वाह खुशी की बात है, दर्द की बात है, नहीं है ना। तो यहाँ पे लगा हुआ है आपका जो विस्मयादिबोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क जिसे हम कहते हैं, वो लगा हुआ है, तो ये भी गलत ही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ए वाले में कि यहाँ पे तो कॉमा लगा हुआ है और उसके बाद फुल स्टॉप लास्ट में लगा नहीं है। अब हर सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगता है या कोई ना कोई मात्रा तो लगती है ना, तब तो वो सेंटेंस कंप्लीट होता है। यहाँ कोई मात्रा लगी ही नहीं है। और कॉज इफेक्ट है, तो इसमें हमको बीच में दैट के जस्ट पहले कॉमा कभी लगता नहीं है, कभी नहीं लगता है। आप पढ़ते हैं चीज़ें, देखते हैं कि दैट के जस्ट पहले कभी भी नहीं लगा होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो भी आपने लगा दिया सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, सिर्फ लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। बाकी आपको कॉज इफेक्ट वाली चीज़ें मैंने बता दी कि जब ऐसा रहता है तो कुछ भी बीच में हमें मात्राएं लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, पंक्चुएशन का यूज़ सिर्फ लास्ट में करना होता है। फाइंड द सिनोनिम फेक। फेक एक ऐसा वर्ड है, सबको पता है ये बहुत फेक है, वो फेक है, हाँ आजकल ये सब सुनने को बहुत मिलता है। तो इसका समानार्थी बताना है, ठीक है, पर्यायवाची बताना है। ओरिजिनल, ट्रस्टवर्दी, इमिटेशन, लॉयल। जाहिर सी बात है, फेक का लॉयल या ओरिजिनल ये तो होने वाला नहीं है। फेक का अर्थ होता है नकल करना, जाली, नकली, बनावटी, तो इमिटेशन उसका समानार्थी हो जाएगा। बाकी सारे ही पॉजिटिव वर्ड्स हैं, ये एक नेगेटिव वर्ड है। यहाँ पे एंटोनिम बताना है, यानी कि विलोम शब्द बताना है माइनर का। बिग, टॉल, मेजर, हैवी। सबसे पहले माइनर शब्द का अर्थ देखते हैं। माइनर का अर्थ होता है छोटा या लघु या गौड़, नाबालिग, इन सब चीज सेंसों में यूज होता है ये वर्ड। तो इसका एंटोनीम जाहिर सी बात है मेजर हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है दीर्घ, मुख्य, प्रधान, बड़ा, है ना। मेजर प्रॉब्लम हो गई, मतलब बहुत माइनर सी प्रॉब्लम है यार, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल ये दोनों आपस में विपरीतार्थक शब्द हो जाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। काफ़ी दिन बाद सेशन हुआ है, और जो आपके सुझाव है वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।